जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो अब तो एक रफली आइडिया मुझे दीजिए कि जितना, अगर आपने साल भर जो है ऐसे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो क्या चेंज क्वेश्चन वगैरह जो है जितने जो भी आए हैं वो सारा डुएबल है, इजीली हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं पहले नीति शास्त्र की, ठीक है? एथिक्स में ये बेसिकली सेक्शन बी जो है आपका, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आधुनिक विदेशी सहायता में नैतिक विचारणीयताएं, ये पूछ रहा है, ठीक है? एक आया था, ठीक है। तो किसी भी, मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम क्या है? पहला काम यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन बी। तो क्वेश्चन को ब्रेक करने के बाद उसके स्टेक होल्डर्स को डिफाइन करना। जी बिल्कुल, तो मैं वही बता रहा हूं आपको, सेक्शन बी की बात हो रही है, ठीक है? सेक्शन बी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो सेक्शन बी में कोई भी क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको इसमें एक छोटा सा 3 से 4 लाइन का इंट्रो देना है, यानी वो कहानी किसके बारे में है, इंट्रो, ठीक है? उसके बाद सीधा इसमें कौन कौन से हितधारक यानी स्टेक होल्डर, सेकंड स्टेप क्या है, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड क्या है, इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन है, ठीक है? थर्ड स्टेप में क्या है, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए या बताइए। अब आपको नीड व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेप शुड बी टेकन। डिम्पल जी गुड इवनिंग। तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन? ये आपको लिख लेना है थर्ड स्टेप में, और सबके प्रोज एंड कॉन्स, यानी मान लीजिए कि ए बी सी स्टेप है मेरे पास, 3 विकल्प है, तो विकल्प का, हर विकल्प का प्रोज होगा, कॉन्स होगा, प्रोज एंड कॉन सबका होगा। अंत में आपसे ये अगर पूछा जा रहा है डिसीजन मेकिंग में कि आप इन जो भी विकल्प चुनिएगा, जो भी ऑप्शन आपके पास होगा, विकल्प होगा अवेलेबल, आप उसमें से किसका चुनाव करेंगे एंड व्हाई। ये व्हाई जो है ना, ये पूरा आपके क्वेश्चन का बेस है। तो जब तक ये नहीं कीजिएगा मार्क्स नहीं मिलने वाला, और 90% बच्चे इसी में मार खाते हैं, 90 नहीं 95% बच्चे। बहुत फर्स्ट सेक्शन जो है यूपीएससी में बहुत ही प्रिडिक्टेबल होता है, आराम से क्वेश्चन आएगा, फंसेगा भी हर बार, ठीक है? अगर आप कोई ऐसा एक मैं जल्द ही आप लोगों की क्लासेस जो है एथिक्स की एक जिसको मतलब करना होगा, वो क्लासेस चूंकि मैंने मेंटरशिप में बोल रखा है, तो मेंटरशिप वाले प्रोग्राम में तो मैं एथिक्स आप लोगों को फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है? लेकिन जो बुकलेट दिया गया है, अगर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो प्रिंट आउट ले लिया है, कुछ लोगों ने नहीं लिया है, जिन लोगों ने नहीं लिया है वो अच्छी बात है, जिन्होंने ले लिया वो भी अच्छी बात है। उसमें थोड़ा सा चेंजेस, जैसे विवेकानंद वगैरह कुछ कम था, कंटेंट मैंने वो सब डाल दिया है, ठीक है? तो फर्स्ट सेक्शन मैं पढ़ा दूंगा, सेकंड सेक्शन आपको करंट अफेयर, जो ये जो बुकलेट है, हर मंथ की बुकलेट है जो आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है मेरे द्वारा, आप लोग इसी से कीजिए और पीवाईक्यू सॉल्व करिए। तो पीवाईक्यू भी आप लोगों को दिया जा चुका है, अब उसको करना है। अब अगला जो टेस्ट होगा वो टेस्ट है आप लोगों का, जल्दी से बताइए,
अगला टेस्ट होना है आप लोगों का। अगला संडे कौन सा पड़ रहा है? नहीं मतलब संडे का मतलब ये टेस्ट तो हो गया आज, और 31st से पहले आप लोगों को, चूंकि ऑप्शनल का पेपर है, तो आप 24 अगस्त है ना, अगस्त का आपका हो गया 3 और 4। ठीक है, तो वही टेस्ट ही आप मान के चलिए कि आपको अलग से टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी का क्वेश्चन ही आपका टेस्ट होगा। ठीक है, नहीं तो जान निकल जाएगी आप लोगों की, आप लोग क्लास नहीं करोगे फिर, मुझे पता है, दैट आई नो वेरी वेल। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? चलो, अब थोड़ा सा ये, अब आपसे एक सवाल मन में उठेगा कि हम कैसे चुनाव करें कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो एथिक्स में पूछे जा सकते हैं। तो जहां पे डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, या तो नैतिक विचार में, डूज एंड डोंट्स में, आदमी, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि प्रॉब्लम देखिए, अब यूपीएससी में वो बेबी स्टेप वाला सवाल नहीं आने वाला कि जिसमें आप कहानी लिख दोगे। नहीं, अगर आप कहोगे कि भाई सबको पता है कि बुरा क्या होता है, घूस लेना बुरा है, रिश्वत लेनी लेना जो है वो बुरा माना गया है, इथिकली भी रॉन्ग है, मोरली भी रॉन्ग है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी रॉन्ग है, उसके प्रोज एंड, उसका प्रोज कौन, उसका कौन सी होगा। ठीक है, लेकिन कई बार होता क्या है, हाँ मैं वही बता रहा हूं, तो कई बार क्या होता है कि ये, अब इस तरह के छिछले प्रश्न नहीं आएंगे। अगर मैं ये पूछूं कि आपके दोनों में से कौन सा आंख को मैं फोड़ना पसंद, आप जो है वो चली जाए, तो आप उसके लिए एग्री कर रहे हैं। अब यहाँ पे है नैतिक दुविधा, माता या पिता में से किसी एक की जान बचानी है आवश्यक, अगर आप किसी एक की जान बचा सकते हैं तो किसकी, जो आप किसकी तरफ जाइएगा और क्यों? मान लीजिए सिक्का उछाल के कह दिया मम्मी या पापा चलो आंसर ही लिखना है, नहीं, क्यों, रीजन क्या है? अगर आप अपने बच्चे और पड़ोसी के बच्चों में अगर कोरोना की वैक्सीन बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें भी एक समस्या आएगी कि भाई आप लोग आंसर में तो लिख दोगे कि हम पड़ोसी के बच्चे को दे देंगे, हम अपने लिए बच्चे को नहीं देंगे, लिखने के लिए लिखा जा सकता है। अब रीजन पूछ रहा है यूपीएससी क्यों, इसका जवाब नहीं होगा आपके पास। ये तो सभी लोग लिखेंगे कि पड़ोसी के बच्चे को देंगे, लेकिन सवाल क्या बनता है, आप अपने बच्चे का चुनाव क्यों नहीं करने वाले, या अपने परिवार के सदस्य को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे? तो जो हवा हवाई बातें होती है, वहां पे ये धाराशायी हो जाएगी, ताश के पत्तों की तरह आपका आंसर बिखर जाएगा एक वर्ड से। तो लॉजिकल अगर आप नहीं है, प्रैक्टिकल तो दुनिया में सभी लोग हैं, लॉजिकल नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। एथिक्स में सेकंड पेपर में मार्क्स नहीं मिलने वाला, यानी कि आप ये देख लो, अगर हम बात करें तो 1 to 7, और 7 के बाद 8 to 13, तो 8 to 13 यानी 5 क्वेश्चन लगभग जो आपको बड़े बड़े पूछे जा रहे हैं वो 20-20 मार्क्स के हैं, 5, यानी कि 100 मार्क्स। और आपकी जानकारी के लिए 100 में 20 मार्क्स, 25 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप हवा हवाई लिख के आओगे। फर्स्ट सेक्शन में तो सभी को, आपको ही नहीं सभी को मार्क्स मोर और लेस 5 नंबर ऊपर, 5 मार्क्स थोड़ा अप हो जाएगा, किसी का डाउन हो जाएगा, सबका नहीं हो सकता। मिसबा फातिमा जी, गुड इवनिंग, सॉरी फॉर द लेट, ओके, नेटवर्क इशू, ठीक है। नहीं नहीं, डिम्पल जी का भी नेटवर्क इशू था। चलिए, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए पे भी लागू होती है, हिंदी मीडियम पे भी लागू होती है। अब जैसे कि आपको इजराइल का सपोर्ट क्यों करना चाहिए, या आपको उसके अगेंस्ट क्यों होना चाहिए? अगर आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका रीजन बताइए, रीजन बिहाइंड क्या है? तो आपको वो ह्यूमैनिटी, तो फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप फिर हमास के जो अटैक है उसको भी जस्टिफाई करना होगा। यहां पे एकदम थिन लाइन है, थोड़ा सा भी टिल्ट हुआ, गए, समस्या दोनों में है। तो भारत क्या कर रहा है, भारत का स्टैंड लिख दो यार, सीधी सी बात है कि भारत तो एक स्वतंत्र फिलिस्तीन की वकालत तो करता ही है, लेकिन वो इजराइल का दोस्त भी है, दोनों चीजें हैं।
बात समझ में आ रही है? तो चश्मा बदलना पड़ेगा, इतनी न्यूट्रलिटी आपको लेके आनी पड़ेगी अपने माइंडसेट पे। ठीक है। जैसे बुद्धिज्म में कहा गया ना, हर कारण जो कार्य के पीछे एक कारण अवश्य होता है। जी। मिसबा जी। अच्छा, किसको हो गया डिहाइड्रेशन? अच्छा चलिए, एग्जामिनेशन में हो जाएगा डिहाइड्रेशन ऐसा कुछ, कुछ लोगों को होने लगा है। चलिए, तो हाल ही में अब हम टॉपिक पे आते हैं। इसका चुनाव क्यों किया गया है ये हम समझ लेते हैं, और आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब संडे, ये कमिंग संडे नहीं, कौन सा, आप लोग जरा सा डेट देख के बताइए मुझे। रुकिए, सितंबर में ना, सितंबर में जो डेट डेट है आपका 7th। तो नहीं, तो आपका जो एग्जाम हो गया, अब टेस्ट इसका नहीं होगा, इसका टेस्ट डायरेक्ट होगा। बस मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे, यानी 7 तारीख, अगला जो, सॉरी 30 तारीख है ना, तो 30th से पहले तक जितने भी क्लासेस हो सकती है पॉसिबल, जैसे आज 22 है ना, तो 29 तक मैं आप लोगों को एथिक्स करवा दूंगा। जितना भी इसमें क्वेश्चंस वगैरह है, कुछ और अगर स्टार्ट करना होगा एथिक्स का, तो वो भी स्टार्ट कर दूंगा। डिपेंड करेगा कि कितना ये है। और आप लोगों को अगर कोई मिस्टेक अगर लग रहा है हिंदी में मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, बुकलेट जो अप्रैल में मंथ का आप लोगों को शेयर कर दिया गया है, तो उसको भी देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। और इस बार कुछ नया चीज किया है तो देखिएगा। चलिए, ठीक है, आते हैं, कम टू द पॉइंट। मिसबा जी, आपके पास इंग्लिश वर्जन है इसका? जैन मंथ का है ये। ठीक है। मिसबा फातिमा जी, चलिए। आधुनिक विदेशी सहायता में नैतिक क्या क्या विचारणीय योग्य है? ओके, मार्च तक है, ठीक है। तो अब अप्रैल भी मिल गया आपको। हाँ, तो ये जनवरी का है, जनवरी का आप निकाल लीजिए अपना। ठीक है। चलिए, तो इसमें देख लेते हैं कि भाई बहुत सारा एड वगैरह मिलता रहता है ना। समकालीन कंटेम्प्रेरी विदेशी सहायता यानी फॉरेन जो एड है, उसमें नैतिक विचार की बात हो रही है। क्यों हो रही है नैतिक विचार? हाल ही में क्या हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएस एड जो है के कार्यों को 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया, जिससे विदेशी सहायता के ऑपरेशन और इफेक्ट को लेकर नैतिक चिंताएं उत्पन्न हो गई कि भाई आप एड चला रहे थे, वो एड बंद कर दिया, क्या करें। तो यूएस एड जो है, इस ये बहुत ज्यादा नहीं, बट मोटे तौर पे समझिएगा कि बहुत सारे मुल्कों में क्या करता है कि भाई कहीं लोकतंत्र में के लिए, डेमोक्रेसी कहीं पे हो, कहीं पीस के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ अमेरिकी सुरक्षा को मजबूत करने के ऑब्जेक्टिव से 100 से अधिक देशों में ये काम जो एड है वो दिया जाता है, और ये स्वतंत्र है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा ये स्वतंत्र एजेंसी के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया। कौन सा पीडीएफ ब्लर है मैडम जी? हाँ, कौन सा पीडीएफ? मार्च का? दिस वन ओनली, मतलब मार्च, अच्छा जनवरी, जनवरी की बात कर रहे हो आप, या अभी जो दिख रहा है आपको वो उसकी बात कर रहे हो आप? थोड़ा सा मुझे भी बताइए। राइट नाउ, तो ये आपके पास इंग्लिश मीडियम में है या फिर ये, आई एम नॉट गेटिंग अ पॉइंट, मतलब क्या पॉइंट क्या है? स्क्रीन ब्लर है? अभी देखिए, अभी ठीक है? अभी देखिए, मैंने कुछ बड़ा कर दिया है। मुझे तो ब्लर नहीं दिख रहा है। क्या जल्दी से कमेंट करके बताइए बाकी लोगों को भी। डिम्पल जी एंड गुलफशालवी जी, क्या आप लोगों को भी ये ब्लर वाली प्रॉब्लम आ रही है? ब्लर तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जैसा भी होगा बताइएगा। तो आप अपने इंग्लिश मीडियम वाला जो पीडीएफ है उसको ओपन कर लीजिए, नहीं तो अगर मैं फिर से आपको भेज दूंगा, अगर वो ब्लर होगा तो, ब्लर होना नहीं चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो पूरा सिस्टम क्या बोल रहा था पूरा ध्यान से उतर जाता है। तो यूएस में स्टोरी क्या है कि यूएस जो है 100 जो कंट्रीज है उसमें एड का फंड, एड दे चलाता रहता है, ठीक है। पर्पस क्या होता है, वही लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, पीस के लिए, और उसकी सिक्योरिटी, सुरक्षा जो है उसको मजबूत करने के लिए। तो मल्टीपल उसके सेक्टर्स हैं कि आर्थिक विकास के लिए, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड सिक्योरिटी है, और इन नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मानवीय सहायता, ठीक है। तो सरकारों को ये फंड कर देता है, कहीं एनजीओ को, कई व्यवसायों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ ये साझेदारी करता है, फंड ऐसे दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जैसे कि एचआईवी के लिए एक प्रेफर जो करके एक नाम है, एक फीड द फ्यूचर, ये भूख और खाद्य सुरक्षा के लिए है, ठीक है। पावर अफ्रीका के नाम से, अफ्रीका में ये पावर सप्लाई करने उसको थोड़ा इनहांस कर रहा है। इसके अलावा अच्छा, ये कमेंट बॉक्स तो आप लोगों को नहीं दिख रहा ना, मतलब ये बीच में है कहीं ऐसा कुछ, तो भी बताइएगा मुझे, ठीक है। वाटर फॉर द वर्ल्ड एक्ट है, कुछ प्रोग्राम्स है, इसके नाम आप सिर्फ नाम, मैंने आपसे कहा ना कि ये नाम जान लीजिएगा, दैट्स इट, बहुत ज्यादा नहीं है। तो कुल मिला के यूएन के द्वारा ये जो यूएन ट्रैक करती है कि भाई एड कितना दिया जा रहा है, तो कुल मानवीय सहायता का, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का 42% जो है यूएस एड द्वारा प्रदान किया गया था, और अब इसको बंद कर दिया गया, 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया, दिक्कत आ गई। तो विदेश फॉरेन एड का मतलब क्या है, तो कोई एक देश दूसरे देश को धन भेजे, कोई वस्तु भेजे सेवा के रूप में, या स्वैच्छिक संसाधन जो है ट्रांसफर किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई जो रिसीवर कंट्री है उसके नागरिकों का वेलफेयर का काम है, उनका वेलफेयर हो जाए। तो आर्थिक भी हो सकता है, सैन्य भी हो सकता है, मानवीय या तकनीकी सहायता के रूप में भी हो सकता है, कहानी ये है। और विकसित देश आमतौर पर विकासशील देशों को या अर्ध विकसित, अल्प विकसित देशों को ये हेल्प करते रहते हैं। तो आप पूछोगे कि फिर सहायता कर रहे हैं तो क्या ये वेलफेयर भगवान के नाम पे कर रहे हैं, जवाब है नहीं। इसमें भी बहुत सारे इफ्स एंड बट है, चलिए हम उसको एक एक करके देखते हैं। तो रीजन क्या है, रीजन ये सहायता क्यों कर रहे हैं, कोई एक तो एक कंट्री जो बी से सहायता मांग रही है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल बुरुंडी जो है वो आ, उससे मांग रहा है, अमेरिका से फंड मांग रहा है, एड मांग रहा है कि भाई मदद कर दो, ठीक है। लेकिन कोई यूरोपियन कंट्री मांगने लगे तो ऐसा नहीं है, यूरोप में भी वेस्टर्न यूरोप जो है ये क्या है, कैपेबल है, ईस्टर्न यूरोप कैपेबल नहीं है, ठीक है। बट वहां पे मदद नहीं की जा रही, रशिया का प्रभाव है, ठीक है। तो इसके पीछे का जो दार्शनिक और नैतिक तर्क क्या है, तो वही जेएस मिल का जो है, अधिकतम जो मैक्सिमम जो लाभ प्राप्त करने पर जो अधिकतम लोगों का कल्याण हो जाए, वेलफेयर हो जाए, अधिकार आधारित दृष्टिकोण, यानी कि मनुष्य जो है वो पैदा हुआ है, और मनुष्य जाति में या फिर उसमें ह्यूमन रेस में पैदा होने के कारण उसके कुछ राइट्स उसको ऑटोमेटिक मिलते हैं, कि भूख से किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, ऐसे शिक्षा से किसी को वंचित नहीं किया जाना चाहिए, साफ हवा पानी होनी चाहिए, तो ये राइट कमोवेश हर कंट्री में है, ठीक है। एक सामुदायिकता की बात है, कलेक्टिवनेस की बात हो रही है, कि हम एक यूनिट के रूप में बात हो रही है, ठीक है। तो सामुदायिकता यानी स्थानीय जो जो लोकल कल्चर है, और समाज में सम्मान और समर्थन भी मिलेगा कि अच्छा काम कर रहे हैं, अंदर से भी फीलिंग फीलिंग गुड आएगी, जब आप किसी को गरीब को 10 रुपया देते हो तो उसके साथ सेल्फी खिंचाते हो पहले, है ना, हाँ ऐसा कुछ।
तो केवल स्वतंत्रतावाद यानी केवल स्वैच्छिक या आपातकालीन सहायता को प्राथमिकता दी जाती है, यानी भूकंप आ गया तो मदद कर दो यार, किसी का घर जल गया तो हम लोग पड़ोस में करते हैं ना मदद, उस टाइप से। कुछ नेचुरल क्लैमिटी आ गई तो ये स्वैच्छिक का मतलब वॉलेंट्री होना चाहिए, ये उस पर फोकस होती है, या फिर मतलब एक इमरजेंसी टाइम में किया जाता है। ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन वाद का मतलब क्या है, यहाँ पे वैश्विक समानता को बढ़ावा देना, कि भाई और सभी लोग इक्वल हैं। ओके मैडम जी, चलिए ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी की बात अभी हमने ऊपर की थी कि भाई ये यूएस क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे एड जो दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है, तो ये सुरक्षा के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में, क्यों भैया, ऐसी कौन सी बात आ गई। तो शत्रुतापूर्ण प्रभाव को रोकने के लिए, और अगर पड़ोसी आपका अनस्टेबल है तो आपको भी स्टेबल नहीं रहने देगा, तो स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए सहायता दी जाती है। अपने मित्र सरकारों के लिए वो सैनिक और आर्थिक ये समर्थन देता है। तो ये कोई वेलफेयर स्कीम नहीं चला रहा, विशुद्ध रूप से ये बिजनेस है, अपने डोमिनेंस को प्रोटेक्ट कर रहा है अमेरिका। क्लियर कट। जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प जो इन्होंने कहा कि भाई हमने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, हमास के बीच में मित्रता करवा दी, मालूम क्या हुआ, उस झूठ बोलने के आदी है। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में भी झूठ बोला उन्होंने, क्या हो गया देख लीजिए। तो कुल मिला के अपने डोमिनेंस की बात कि भैया उनको नोबेल मिलना है चाहिए, इसलिए वो सारा प्रयास हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो नोबेल मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैसे भी नोबेल का जो क्रेडिबिलिटी जो है, अगर हम साहित्य को छोड़ दिया, मतलब उसको छोड़ के बाकी में तो चलो मान लिया जाएगा कि बहुत सारा काम हुआ है तो उनको दिया जा रहा है, लेकिन पीस में, लिटरेचर में कई बार पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। ठीक है। तो उसकी कोई पुरस्कार जो मिल रहा है उसकी बहुत क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक है। हाँ, भारतीयों को मिल जा रहा है तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन कोई बहुत उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। चलिए, तो एक तमगा लगाना है, तमगा चाहिए है ना। चलिए, आर्थिक विकास के लिए तो विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा का समर्थन करते हैं। दाता देश यानी जो डोनर है, नए बाजारों का निर्माण कर सकता है। तो अपने बाजारों का निर्माण करने के लिए वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कैपेबल बना रहे हैं, ताकि आपके पास नौकरी होनी चाहिए गुलाब जी के पास, डिम्पल जी के पास, ताकि डेली मोमो जाके खा सके वो, मैकडोनल्ड में, केएफसी में खा सके। ज्योति जी क्लास में है, ज्योति जी नहीं है, चलिए ठीक है। तो कुल मिला के एक हिडन एजेंडा काम कर रहा होता है। क्लियर। डिम्पल जी कहाँ चली गई, चलिए। तो अब इसमें नैतिक कुछ पॉजिटिव भी चीज है और नेगेटिव चीज भी है। तो प्रोज एंड कॉन्स तो सभी स्टेप में होगा। यूपीएससी आपको करना चाहिए, यूपीएससी आपको नहीं करना चाहिए। आपको भोजन करना चाहिए दोपहर का, आपको भोजन नहीं करना चाहिए। आपको मांसाहार का वो जो है भोजन करना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स सबके साथ है। बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स देखने का नजरिया भी है, किसको क्या देखना है ये भी कई बार मायने रखता है। जैसे हमें जो मनुष्य को क्या है, पड़ोसी की गाड़ी जो है बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि उसकी गाड़ी अभी नहीं है और मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, तो मैं कभी तारीफ नहीं करूंगा। तारीफ भी करूंगा तो झूठी तारीफ होगी, है ना। चलिए, तो इस विदेशी सहायता में नैतिक विचार क्या उभर के सामने आ रहा है कि भैया एक पॉजिटिव अगर हम विचार देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे निवेश हो रहा है। तो उधार भारत द्वारा भूटान को जल विद्युत परियोजनाओं में समर्थन दिया जा रहा है, तो बदले में तो बिजली भी तो ले रहा है भारत। ठीक है। लेकिन नकारात्मक देखें तो लॉन्ग टर्म में ये आत्मनिर्भरता में कमी, यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंसी जो है ये डिपेंडेंट कर देगा, ये अच्छी बात नहीं होगी।
तो कई अफ्रीकी देशों में आर्थिक निर्भरता की भैया जब एड आएगा तभी लोगों के घर में चूल्हा जलेगा। कई बार सरकारें अपने ही लोगों को मारने लगती है कि भैया देखो भूख से मर रहे हैं, चलो पैसा भेजो। प्रॉब्लम ये भी है। इसीलिए तो इस बात को ध्यान में रखिएगा लॉन्ग टर्म में। जैसे मैं भी इस बात का हामी हूं कि आप किसी की मदद पैसे से करने से अच्छा आप उसको स्किल्ड कर दीजिए। मैं गरीब अमीर भिखारी और भिक्षाटन मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर काम करने योग्य है तो सरकार को ये चाहिए कि उसे कैपेबल बना दे, ना कि गर्मी में कंबल बांटे। गेटिंग माय पॉइंट। चलो मिसबा फातिमा जी, चलिए स्वास्थ्य में सुधार की बात करें। अच्छा, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। जैसे भारत द्वारा अफ्रीकी देश में कृषि में सहायता दी जा रही है, लेकिन तो खाद्य सुरक्षा ये एक अच्छी बात हो गई। लेकिन वही विकसित देश जब भारत पे सैंक्शन लगाने की कोशिश करने लगते हैं कि आप अपना मार्केट खोलिए, तो प्रॉब्लम कहाँ ज्यादा बढ़ जाती है, विकृत रूप ले लेती है। अभी भारत के साथ वही हो रहा है। आज भारत अपना ट्रेड, जिसे भारत पे सैंक्शन लग रहा है एक तरह से घोषित, ट्रेड जो फीस ज्यादा लग रहा है, ठीक है, हम उसको सैंक्शन या जो भी है हम उसको कह सकते हैं, वी कैन से इन अनदर वर्ड। आप इसको बस एक लाइन में समझिए कि आज इंडिया, मोदी जी घोषणा कर दे, अनाउंस कर दे कि चलो हम अपना जो एग्रीकल्चर जो मार्केट है वो ओपन कर रहे हैं वर्ल्ड के लिए, WTO के मेंबर्स के लिए, तो सबके लिए गुडी गुडी हो जाएगा। भारत की जनता पे या भारत के जो व्यापारी हैं या किसान हैं, खत्म। ठीक है। तो कोई भी सरकार आकर ये दुस्साहस नहीं कर सकती, क्योंकि खेती किसानी जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, हमारे लिए अस्तित्व का प्रश्न है, व्यापार की विषय वस्तु नहीं है। कि लोग इतने गरीब है कि खेती करके खा लेते हैं यार, उनकी जरूरतें बहुत कम होती है। ऐसे भी खेती करने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन 69%, अब पहले ये 59% ही लोग बच गए खेती करने वाले। खेती घाटे का सौदा बन चुकी है ना। तो अब इसमें देखिए कि खाद्य सुरक्षा में अगर हम कैपेबल बना रहे हैं तो सहायता राशि का दुरुपयोग भी कई बार होता है। जैसे सरकार को, मैंने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि भाई जो नेतागण है वो बाहर से या फिर एनजीओ जो है, बहुत पैसा आता है कि बच्चों के नाम पर हमने, कि गरीब बच्चों के नाम पे हमने एक एनजीओ बनाकर वो खोल दिया उनके लिए स्कूल, प्ले स्कूल, लवारिस बच्चों के लिए, सड़क पे जो बच्चे हैं उनके लिए, और जितना भी पैसा आया हम उसको घर ले गए। होता है ना, आंगनबाड़ी वगैरह में दूध का पैकेट आता है तो दूध का पाउडर जो है वो ले जाओ, खिलौना है वो ले जाओ। ओपन सीक्रेट है, इसमें कुछ छुपी हुई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है। तो इस भ्रष्टाचार जो अमाउंट बहुत ज्यादा है, नियत आपका डोल जाएगा। भ्रष्टाचार, करप्शन, तो ये मिसयूज का एक एग्जांपल, जैसे श्रीलंका का जो आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार, इसका बेस्ट एग्जांपल। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें तो बीमारियों में कमी के लिए चिकित्सा सहायता दी जा रही है। जैसे कोविड के दौरान भारत में विश्व के अन्य देशों को वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाई। यहां तक कह दिया कि जितना चाहिए होगा भैया हम और भी देंगे। आपको चाहिए कि आपको वैक्सीनेशन बनाना है तो चलो वो फॉर्मूला भी देने को तैयार है, जाओ कोई दिक्कत नहीं, बना लो, जान बचा लो। सांस्कृतिक असंवेदनशीलता बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, आप लोग कोई कमेंट करके बताइएगा कि कोई निबंध, यानी आज का जो यूपीएससी ने पूछा है, किसी निबंध के बारे में मैंने क्या चर्चा की थी पहले कभी, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखो आप लोगों को कितना याद है, ये सवाल मैं पूछना भूल गया था। चलिए याद करके बताइएगा। तो थोपी गई योजनाएं स्थानीय संस्कृति के खिलाफ हो सकती है, यानी हर क्षेत्र में भैया हम मैकडोनल्ड कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, तो बहुत सारी संस्कृतियों में ऐसा हो जाता है।
महिला स्वास्थ्य अभियानों का कई बार विरोध करने किया जाने लगता है भारत में। डिम्पल जी, सर हर टॉपिक पे बात हुई है ना किसी तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल बात हुई है, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट भी हुई है डिम्पल जी। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से मैंने बात की है। आप वो वीडियो, मुझे तो याद नहीं रहने वाला, इतना क्लास ले लेता हूँ, तो ये मुझे लगा कि आप लोग गौर करके बताइएगा मुझे, आप ही लोग, ठीक है। चलिए, this question that discuss the ethical traits involved in international AIDS, 24 में इन्वॉल्व, हाँ ठीक है। जी बिल्कुल, तो ये याद रखने का काम तो आपका है ना, यही तो होमवर्क है, यही तो टास्क है ना। एग्जाम के बाद आप लोगों को बताना है, भूल गए क्या होमवर्क, कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया। एक पीडीएफ मैं शेयर करूंगा, उसी में आप लोग लिख के दे दीजिएगा, मंथ लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, याद करके नहीं, प्रूफ के साथ, है ना, इसलिए मेंशन, मंथ मेंशन कीजिएगा। चलिए, आपदा प्रतिक्रिया रिस्पांस की बात करें तो आपदा के बाद पुनर्निर्माण में सहायता है। एग्जाम्पल, भारत नेपाल ने भूकंप में भारत ने सहायता की थी। अभी टर्की का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये बात अलग है कि पीठ में छुरा मिल गया फिर से। तो राजनीतिक प्रभाव के लिए सहायता को का राजनीतिक उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। जैसे चीन जब भी आपकी मदद करने आए, अपने कान खड़े कर लीजिए। क्यों? क्योंकि एक्ट वो क्या रहा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आप लोगों को किसी भी इंसान को परखने का सबसे आसान सा तरीका क्या बताया है? डिम्पल जी एंड मिसबा जी, क्या कहा जा रहा है, व्हाट टू बी सेड इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है क्या किया जा रहा है। जी, मैं कहूं कि भाई मैं किसी के लिए चांद और तारे तोड़ के लाऊंगा, व्हाट्स टू व्हाट्स टू बी डन, है ना। तो क्या किया जाना चाहिए, नहीं कर क्या रहे हैं आप। जैसे आप कह रहे हैं कि सर 86 क्वेश्चन आया, लेकिन आप क्वेश्चन 10 का भी प्रूफ नहीं दे रहे हैं, तो ये फर्जी बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो चीन गरीब देशों को जो सहायता देता है, तो अपनी तरह से वो जो ऋण जाल है उसका जो उसमें फंसा लेता है। लाइक मल्टीपल स्कीम आर नीडेड, द इम्प्लीमेंटेशन इज व्हाट नीडेड। नहीं, आप कहीं दूसरे ट्रैक पे चली गई मिसबा जी। चलिए, शिक्षा और कौशल विकास लॉन्ग टर्म में ये कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। तो भारत का जो आईटी इसी या फिर और भी जो कार्यक्रम है, उस्ताद कार्यक्रम, हुनर है, बहुत सारे हैं। अब विकास के अंधी दौड़ में आप अभी उत्तराखंड के का उस गांव का नाम ले सकते हैं कि जहां पे वो क्लाउड बस्ट हुआ है, क्या नाम था, मतलब है। पर्यावरणीय क्षति, कुछ परियोजना प्रदूषण और पारिस्थितिकी क्षति को बढ़ा सकती है। औद्योगिकरण परियोजनाएं जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को बढ़ाती है। मिसबा जी, उस गांव का नाम क्या था जहां पे ये फ्लड, जो क्लाउड बस्ट हुआ था, ठीक है। चलिए, तो क्या किया जा सकता है? तो जो भी, देखिए किसी को याद नहीं है, वेरी गुड। तो आगे का रास्ता क्या है कि स्वतंत्र जो सार्वजनिक डैशबोर्ड आप लगाइए, स्वतंत्र ऑडिट कीजिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए। रट लिया। उत्तरकाशी का उस गांव का नाम पूछ रहा हूं, पूरे उत्तरकाशी में थोड़ा ना आया है। चलिए, नवीकरणीय ऊर्जा और जो जलवायु लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है या रेजिलियंस कहेंगे इसको, अप्रोप्रिएट वर्ड है।
को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय जो स्टेबिलिटी है उसको प्राथमिकता दे, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त समाधान के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करें। यानी हम जो भी अगर योजना लेके आ रहे हैं तो उसमें लोकल्स को वहां पे उनके अगेंस्ट हम ना जाए। धराली गांव जी, चलिए। तो प्राप्तकर्ता नेतृत्व वाली सहायता को अपनाएं। प्राप्तकर्ता नेतृत्व की सहायता वाली, ताकि इसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार किया जा सके। यानी कोई नेतृत्व की भूमिका में हो, किसी को हम अकाउंटेबल ठहरा सके। सहायता वितरण, निगरानी, इवैल्यूएशन, यानी जो है टेक्नोलॉजी में मूल्यांकन में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत किया जा सकता है, जिससे कि लीकेज बहुत कम हो जाएगा। अब ये सब जो पॉइंट्स बता रहा हूं, ये सब आप सोशल इशू में यूज कर सकते हो। ये सोशल इश्यूज में आएगा, इंपॉर्टेंट है। उठा के एक सिंगल सिंगल वर्ड डाला, काम खत्म। तो जब तक आप इसके साथ जीना स्टार्ट नहीं कीजिएगा, इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा ये आपके अंदर। ठीक है, तो फिर रटते भी रह जाइएगा, है ना। तो अल्पकालिक राहत के बजाय, यानी शॉर्ट टर्म गोल के बजाय आपको लॉन्ग टर्म जो आत्मनिर्भरता के निर्माण पर जोर दे। जैसे कि भारत क्या था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, हम खुद बना लेंगे। विकसित कंट्री जो है, डेवलप कंट्री, इसके लिए तैयार नहीं होती है। उनका मार्केट चला जाएगा, या फिर उनका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस करना। ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, एक ही चीज है, इसका यूज आप सोशल इशू में कर सकते हैं, आप इसी का डिजास्टर मैनेजमेंट में कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर जगह फिट बैठेंगी, कुछ ऐसी पंचलाइन, स्पार्कलिंग वर्ड रहने वाला है, आपको वो देखना है, सीधी सी बात। टूल किट, कुछ लोगों ने टूल किट के नाम से उसको मशहूर कर दिया है ना। पर मैं टूल किट पर फोकस नहीं, मतलब बिलीव नहीं करता। बना बनाया पैकेज नहीं है। ठीक है, जैसा यूपीएससी को कोचिंग संस्थानों ने कर दिया है ना। चलिए, कम से कम इतनी ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। क्लियर है, कोई सवाल है आप लोगों का? अच्छा, इस पे सवाल नहीं दिया था मैंने। इस पे अब किस तरह का सवाल आ सकता है, ये तो चलिए मैं दे दूंगा, क्योंकि अब आप लोग यूपीएससी का 24 अगस्त को आप लोग को एग्जाम देना है, ओनली फॉर पेपर 4। ठीक है ना। डिम्पल जी, रेडी हैं आप? पुष्पाराज, क्या नाम है? अरे, मिसबा फातिमा जी, रेडी हैं? चल, फसल बीमा योजना है। चल, अब तो योजना आ गया ये योजना, इस पे एक अलग टॉपिक ही हो गया। ये एक सवाल था। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ योजना है। ये सब योजना दे दी गई है। अब इसमें से देख लीजिए कितना यूपीएससी पूछ लेता है। योजना के घटक वगैरह प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सुकन्या योजना के बारे में, ठीक है, और समाचारों में स्थान, ठीक है। तो ये जनवरी का हो गया। अब हम दिसंबर का देख लेंगे जरा सा। आज पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, थोड़ा सा और अभी काम बचा हुआ है। तो दिसंबर का हम देख लेंगे, नवंबर का देख लेंगे, एंड फेब का देख लेंगे। डिपेंड करेगा कितना टॉपिक है। तो इसको भी आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। जी जी, आज इतना ही होने वाला है, क्योंकि अब वो कंटेंट ही नहीं है बस। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।
आप लोगों का जो इवैल्यूएशन है वो मैं आज रात में कर दूंगा, ठीक है। तो लिख के जो डिम्पल जी आपने शेयर किया है उसको मैं अभी कुछ देर में चेक करके दे देता हूँ, ठीक है। कल के लिए तैयार रहिए। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।